न्यूक्लियर एनर्जी में लास्ट आर्टिकल आपका बचा हुआ है हाइड्रोजन बॉम्ब, जो कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि नाभिकीय संलयन पर बेस्ड है। और क्योंकि नाभिकीय संलयन को हमें कंट्रोल करना नहीं आता है, इसलिए इसका यूज़ हम जो करते हैं वो एक ही काम में कर पाते हैं कि हम इसका केवल हाइड्रोजन बम ही बना पाते हैं। मतलब इसका यूज़ ना हम विध्वंसकारी कामों में ही केवल कर पाते हैं। जैसे विखंडन का कंट्रोल हमको आता था, फिजन का कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमको उसका कंट्रोल करना आता है, तो हमने उसका क्या बनाया, हमने उसका न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। और न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी हमको मिलती है उसका हम अच्छे कार्यों में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पर क्योंकि फ्यूज़न का कंट्रोल हमको नहीं आता है, इसलिए अभी तक फ्यूज़न से मिलने वाली एनर्जी को हम अच्छे कार्यों में यूज़ नहीं कर पाए। हम इसका केवल एक ही यूज़ कर पाते हैं और वो है हाइड्रोजन बम, केवल हम इसका बनाते हैं बस। जिस दिन हमें इसका कंट्रोल आ जाएगा उस दिन हम संलयन रिएक्टर भी बनाएंगे। जैसे नाभिकीय विखंडन रिएक्टर बना है, उसको हम यूज़ करके बिजली बनाते हैं, अपने कारखानों में यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर संलयन का कंट्रोल हमको आ गया जिस दिन से, तो उस दिन प्रयास जारी हो जाएंगे, संलयन के रिएक्टर बनना शुरू हो जाएंगे और उसमें से हमको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी और बहुत सारे अच्छे काम हम उस एनर्जी से कर सकेंगे। तो हाइड्रोजन बम क्या होता है, इसमें जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा कि इसमें हम हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन करवाते हैं। और संलयन के लिए जो स्वीटेबल कंडीशंस हैं वो ये है कि मुझे बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। जब बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ही हाइड्रोजन न्यूक्लियस का फ्यूजन स्टार्ट हो पाएगा। अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो हम फ्यूजन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए वी नीड अ वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। And how can we create this high pressure and this high temperature? We can create by exploding atom bomb. हम इतना हाई प्रेशर और इतना हाई टेम्परेचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एटम बम को फोड़ कर क्रिएट कर सकते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और उसके लिए भी ऐसा नहीं है हमारे पास कोई बर्तन नहीं है तो उसके लिए हम हाइड्रोजन को रखेंगे कहाँ पर, तो उसके लिए हमने मैग्नेटिक बॉटलिंग की है। और मैग्नेटिक बॉटलिंग में बीच में हमने प्लाज्मा स्टेट में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस छोड़ दिए हैं और वहां जाकर बीच में हम एक्सप्लोड करवा देते हैं एटम बम को, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है हाइड्रोजन बम में। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको केवल समझना है। बाकी बनेगा कैसे अगर सब कुछ मिल जाए, वो इंजीनियरिंग का काम है। आप समझ लो मोटा मोटा कि कैसे होता है। देखिए हाइड्रोजन बम, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बम भी बोला जाता है। कौन सा बम इसको बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बम। फ्यूजन मीन संलयन, नाभिकीय संलयन बम भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें संलयन की अभिक्रिया मेन है। हालांकि जब इसका एक क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है कि हाइड्रोजन बम में होता है, 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं। नाभिकीय विखंडन ए पार्ट, बी पार्ट नाभिकीय संलयन, सी पार्ट विखंडन और संलयन दोनों, डी पार्ट इनमें से कोई नहीं। क्या सही रहेगा? हाइड्रोजन बम में होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विखंडन और संलयन दोनों, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज क्या होता है? नाभिकीय। कैसे करवाओगे बिना विखंडन के? तो दोनों का ऑप्शन सही नहीं इसका होता है, फिर सी पार्ट सही जवाब देंगे। आप नाभिकीय संलयन बिना विखंडन के कर सकोगे? आप नहीं कर सकते। जब तक एटम बम बस्ट नहीं करेंगे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट नहीं होगा, संलयन तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना। तो अगर आप संलयन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन एटम बम तो फोड़ना ही पड़ेगा। और एटम बम क्या है? विखंडन। इसलिए विखंडन और संलयन दोनों की प्रक्रिया इस पे होती है। समझ आया आपको? तो अगर ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी को टिक करिएगा। किसको? सी पार्ट नहीं। अरे ए पार्ट में लिख देंगे तो भी आप सी पार्ट टिक करोगे क्या यार? पहले आप ये तो सोचो, आप टिक किसको करोगे? इसमें दोनों प्रक्रियाएं लिखी होंगी, फिजन एंड फ्यूजन बोथ, ठीक है, ओके। तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब भी बोला जाता है। देखिए क्या लिखा गया है, यह नाभिकीय संलयन बम है। ये कौन सा बम है? नाभिकीय संलयन बम है। मेनली हम इसमें संलयन ही से एनर्जी लेना चाहते हैं,
पर संलयन विखंडन के बगैर हो नहीं सकता, इसलिए वो हमारी मजबूरी है उसको चलाना। तो ये नाभिकीय संलयन बम है जो कि हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन पर आधारित है। कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होगा, ऊर्जा की अपार मात्रा मुक्त होगी, विध्वंसकारी काम में यूज करेंगे, क्योंकि संलयन अति उच्च ताप तथा अति उच्च दाब पर होता है। मतलब संलयन होने के लिए हमको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। अतः संलयन बम के साथ में एक विखंडन बम जिसे परमाणु बम कहते हैं, को प्रज्वलक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। समझ रहे? इसे इग्निटर के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे आप चूल्हे में लकड़ी जलानी होती है तो माचिस को इग्निटर के रूप में यूज करते हो, उसी से जलन मतलब उसका जलना स्टार्ट होता है। और यहां पर संलयन स्टार्ट ही कब होगा? संलयन स्टार्ट होगा जब विखंडन होगा। तो एक परमाणु बम अर्थात एक विखंडन बम को हम प्रज्वलक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बम बना दिया, एक माचिस का स्टिक निकाला, जलाया, टच करा दिया, चालू हो गया, नहीं हो सकता। बम फोड़ना पड़ेगा, एटम बम, आपको उसके बगैर नहीं हो सकता। सो एटम बम इज यूज्ड एज एन इग्निटर इन हाइड्रोजन बम। इसको हम प्रज्वलक के रूप में यूज करते हैं। अब ये तो हो गया कि हाइड्रोजन बम का इंट्रोडक्शन, क्या होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। अब इसमें कैसा उसको बनाते हैं, कैसे उसमें प्रक्रिया चालू होती है, उसको देखिए। लिखा हुआ है हाइड्रोजन बम की केंद्रीय क्रोड यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन बम के रूप में होती है। जो हाइड्रोजन बम बना होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का जो हिस्सा रहेगा, आप ऐसा समझ लीजिए, ये अगर हाइड्रोजन बम है तो इसके बीच के हिस्से में, यहां पर बीच के हिस्से में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का विखंडन बम रखा जाता है। मतलब बीच में ये या तो यूरेनियम का बना हुआ एटम बम रखेंगे और या तो प्लूटोनियम को यूज करके जो एटम बम बना है वो रख देंगे। ठीक, इसके बाद इसके चारों तरफ से हाइड्रोजन न्यूक्लियस हम यहां पर भर देते हैं। ये देखिए यहां पर, तो बीच में सेंट्रल जो क्रोड होगी इसकी, उसमें तो हमारा एटम बम रखा होगा, चाहे वो यूरेनियम का होगा या थोरियम का होगा, प्लूटोनियम का होगा, बीच में विखंडन बम रखा जाएगा, एटम बम। इसके चारों तरफ जो ये आप देख रहे हैं ये चीज, यहां फिर हमने वो वाली हाइड्रोजन रखी है जिसका हम संलयन करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके चारों तरफ यहां पर फिर से यहां पर हम एक यूरेनियम का आवरण लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं। अब आपने सोचोगे कि जब एक बार हो चुका बीच में विखंडन बम, अब क्यों बीच किनारे लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हैं कि एक भी हाइड्रोजन बचनी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तो हम बीच में भी विखंडन बम लगाते हैं, एटम बम, और विखंडन बम के आसपास क्या लगा दिया हमने? हाइड्रोजन के जिन नाभिकों को हम फ्यूज करवाना चाहते हैं, संलयित करवाना चाहते हैं, उनको रख दिया। उसके बाद फिर एक हमने कवर लगाया, किसका? फिर उसमें यूरेनियम वगैरह हमने लगा भर दिए कि यहां पर भी विखंडन हो सके। तो संलयन कहां होगा? ये क्या है? ये एटम बम है। ठीक है, ये बीच में क्या है? यहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है, यहां संलयन होना है भाई। और ये सबसे बाहर क्या है? यहां पर फिर यूरेनियम वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है। समझ आया? अब देखो फिर से पढ़ते हैं हम। तो हाइड्रोजन बम की जो केंद्रीय क्रोड होती है यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन बम के रूप में होती है। दिख रहा है अब आपको? जो कि चारों ओर से संलयक पदार्थ मतलब जिसका संलयन हमको करना है, हाइड्रोजन का करना है तो हाइड्रोजन रखेंगे। चारों ओर से संलयक पदार्थ, जैसे भारी हाइड्रोजन का यौगिक लिथियम हाइड्राइड है, जैसे ये भारी हाइड्रोजन का यौगिक हम यहां पर भर देते हैं। यहां पर उसमें होंगे हाइड्रोजन नाभिक और वो संलयित होंगे, अपना से घिरी रहती है। कौन घिरी रहती है? ये जो केंद्रीय क्रोड होती है जिसमें एटम बम रखा हुआ है। इसके बाद इसे भी चारों ओर से यूरेनियम से घेर देते हैं। जब हम ये हाइड्रोजन की लिथियम हाइड्राइड यहां भर देते हैं
उसके बाद उसे भी चारों तरफ से फिर हम यूरेनियम से घेर देते हैं। जब केंद्रीय विखंडन बम में विस्फोट होता है, अब हम सबसे पहले विस्फोट करते कहां पर हैं? सबसे पहले यहां पर हम विस्फोट शुरुआत करते हैं केंद्रीय विखंडन बम में। तो अति उच्च ताप व दाब उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है जैसे विखंडन होता है, तथा चारों ओर के आच्छादित भारी हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन प्रारंभ हो जाता है। देखिए, आपने यहां पर विखंडन स्टार्ट कर दिया, यहां पर आपने फिजन स्टार्ट कर दिया। फिजन स्टार्ट होते ही बहुत उच्च दाब उत्पन्न हुआ, बहुत उच्च ताप उत्पन्न हुआ। अब वहां टेम्परेचर और प्रेशर की हाई क्वांटिटी जब प्रोड्यूस हुई तो उसके चारों ओर से कौन है? यहां पर हाइड्रोजन का यौगिक भरा हुआ है, लिथियम हाइड्राइड, उसमें हाइड्रोजन के नाभिक हैं। जब टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तो वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस क्या होना शुरू हो जाएंगे? संलयन उनका होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर आच्छादित भारी हाइड्रोजन यौगिकों का संलयन प्रारंभ हो जाता है। संलयन में उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉन बाहरी यूरेनियम की परत में विखंडन उत्पन्न करने लगते हैं। जब यहां पे संलयन स्टार्ट होता है तो उसमें से न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। वो जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन निकलकर ये जो परत लगी है, किसकी लगी हुई है? ये फिर यूरेनियम की लगी हुई है। तो संलयन से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो यहां पर जो यूरेनियम मौजूद है, न्यूट्रॉन जाते हैं और यूरेनियम की न्यूक्लियाई को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बीच में भी विखंडन है, किनारे किनारे भी विखंडन है। संलयन केवल कहां पर है? बीच में ऐसा संलयन है। सेंटर पर विखंडन हो रहा है, बॉर्डर में भी विखंडन हो रहा है, बीच का जो ये गैप है इसमें केवल संलयन चल रहा है। बाहरी यूरेनियम की परत में विखंडन उत्पन्न करने लगते हैं। इस प्रकार एक संलयन की श्रृंखला अभिक्रिया विकसित हो जाती है। ठीक है ना? संलयन की भी, और श्रृंखला अभिक्रिया क्यों बोला गया? श्रृंखला अभिक्रिया तो विखंडन में होती थी, इसमें भी श्रृंखला अभिक्रिया है। क्यों? दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिले, उनके मिलने से बहुत सारी ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा की वजह से इतनी हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो गया कि बगल वाले दो हाइड्रोजन नाभिक और मिल गए, उनसे इतनी ऊर्जा निकली कि और हाइड्रोजन नाभिक मिल गए। तो वहां पर जितने हाइड्रोजन नाभिक होंगे ना, एक बार आपको स्टार्ट करना है प्रोसेस, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर खुद ब खुद अपने मन से ऑटोमेटिकली इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होता रहेगा कि वो फिर उसी से अभिक्रिया चालू रहेगी आगे। इसलिए इसको संलयन की श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। फ्यूजन चैन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है? और हमने इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि जब आप चूल्हे में लकड़ी लगाते हो तो आप तो एक ही लकड़ी जलाते हो ना शुरुआत में, फिर उससे दूसरी जलती जाती है, तीसरी जल जाती है, चौथी जल जाती है, आपका पूरा खाना बन जाता है, और 10 लकड़ी जल जाती है उससे। तो ये चीज इसमें होना स्टार्ट हो जाएगी। संलयन श्रृंखला अभिक्रिया विकसित हो जाती है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा इतनी ज्यादा, अब आप समझ भी सकते हैं कि विखंडन बम में तो केवल क्या हो रहा था? विखंडन। एटम बम जो था उसमें तो केवल विखंडन हो रहा था ना, पर संलयन बम में संलयन तो होगा ही और साथ में क्या हो रहा है? विखंडन। तो इसमें ऊर्जा का तो कोई वही नहीं रहेगा, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी इससे। आगे लिखा गया है ये, इसमें ये प्रक्रिया होती है। तो क्या प्रोसेस मिली हमको? हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले विखंडन की संलयन, विखंडन स्टार्ट करेंगे। कहां स्टार्ट करेंगे? सेंटर पे। सेंटर में हम एक बार विखंडन स्टार्ट कर देंगे, उसकी वजह से उतना ज्यादा उच्च ताप और दाब पैदा हो जाएगा कि उसके चारों तरफ जो ये हाइड्रोजन के नाभिक है उनका संलयन प्रारंभ हो जाएगा। उस संलयन से जो न्यूट्रॉन निकला करेंगे, वो न्यूट्रॉन उसके आसपास जो जमा हुआ है, यूरेनियम हमने भर के रखा है, उसमें विखंडन प्रारंभ हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस वहां है उसमें एक संलयन की श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी और ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा मुक्त होती रहेगी। आगे देखो क्या लिखा गया है। हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। देखो भैया, ये हम शुरू से बता रहे हैं कि संलयन प्रोसेस को हमें अभी भी कंट्रोल करना नहीं आता है। जो फ्यूजन रिएक्शन होती है ना, हमें कंट्रोल करना इसको नहीं आता, इसलिए लिखा गया कि हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी ही हो सकता है। जब हमको कंट्रोल नहीं आता है तो उसका यूज केवल और केवल बुरे कामों के लिए ही हम कर सकते हैं। कंट्रोल आता होता तो हमें जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी हम निकालते और उसका अच्छे से अच्छे कामों में हम यूज कर पाते, लेकिन कंट्रोल नहीं आता हमें इसका, इसलिए हम केवल और केवल उसका विध्वंसकारी काम में ही हम उसको यूज कर पाते हैं और हम यूज नहीं कर पाते। अभी तक इस प्रक्रिया को एक नियंत्रित प्रक्रिया नहीं बनाया जा सका है। अभी तक हम इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, नियंत्रित प्रक्रिया हम नहीं बना पाए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसका केवल एक ही यूज कर पाते हैं और वो है विध्वंसकारी प्रयोग ही कर पाते हैं। दूसरा प्रयोग इसका अगर कोई करता है तो हम नहीं करते हैं, वो सूर्य करता है। जितने स्टार्स हैं, तारे, जितने तारे हैं उनके पास, आपने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में कि स्टार्स के पास भी खुद की लाइट है, और वो लोग भी कैसे होते हैं, जैसे सन है हमारा वैसे ही वो भी होते हैं स्टार्स। तो फिर स्टार्स हमको सन की तरह बड़े क्यों नहीं दिखते और उनकी इतनी सारी हीट क्यों नहीं आती, लाइट क्यों नहीं आती? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम अस। इतनी दूर है कि वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दिन में जब सूर्य निकल आता है तो सूर्य बहुत नजदीक है हमारे, इसकी इतनी ज्यादा रोशनी फैल जाती है कि वो छोटे छोटे जो स्टार्स हमको दिखते हैं जिनके पास लाइट उतनी ही है, उतना उनमें भी सनलाइन हो रहा है। जितने स्टार्स हैं उनमें सब में सनलाइन हो रहा है और सूर्य की तरह सबसे एनर्जी निकल रही है, लेकिन वो हमको दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। इस वजह से वो हमको बस ऐसा दिखता है। जैसे आप, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप एक हैलोजन लगवा लो, पास में खड़े हो जाओगे तो एकदम आंखों में चकाचौंध आ जाएगी, आपको ग्लेयर पैदा हो जाएगा। लेकिन आप ये 2 किलोमीटर दूर जाके फिर उसी हैलोजन को देखोगे तो आपको बस लगेगा कि कुछ चमक रहा है, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस आपको परेशान नहीं करेगी। वही चीज ये है, क्योंकि स्टार हमसे इतने दूर हैं, उनकी भी पावर सन जैसे ही है, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि वो हमको बस टिमटिमाते दिखते हैं छोटे छोटे। उन सब में सनलाइन की अभिक्रिया हो रही है, पर वो हम नहीं कर रहे हैं ना। तो हम केवल एक यूज कर पाते हैं और वो है न्यूक्लियर बम बना पाते हैं, इसका और कुछ नहीं कर पाते। दूसरा यूज सनलाइन का कौन करता है? नेचर करता है। कहां पर? सन में और अपने अदर स्टार्स में करता है वो। और इसका यूज करके वो जो ऊर्जा की अपार मात्रा निकलती है उसको वो हम तक भेजता है, सन जैसे हमको दिखता है, ठीक है। आगे आपको कुछ बातें ये बताई गई हैं कि आपको याद दिलाया गया कि इससे पहले एक बम और आपने देखा था, पढ़ा था, परमाणु बम। तो क्या फर्क है दोनों में? परमाणु बम में और हाइड्रोजन बम में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आपको समझाया गया है। मैं भी आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए, बाद में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में एक डिफरेंस ये है बेटा कि जो परमाणु बम होता है, आपने उसमें देखा था जो विखंडनीय पदार्थ उसमें रहता है। परमाणु बम में अगर आपको याद हो, परमाणु बम में जो विखंडनीय पदार्थ होता है, जिसका विखंडन होना होता है, उसको हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करके लगाते हैं उस पे। और जो 2 टुकड़े लगाए जाते हैं, हर टुकड़े का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। हम इन 2 टुकड़ों में से किसी भी टुकड़े का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम दोनों टुकड़ों का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा कर देंगे तो बिना कुछ किए ही विखंडन की अभिक्रिया चालू हो जाएगी और जहां पर वो बम रखा होगा वहीं पर वो प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये तो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जब हम चाहें तो फूटे। ऐसा तो है नहीं कि जब वो उसका मन हो तो फूट जाए। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक जगह रख के कमरे में रखा, बड़े हॉल में, और उसका जब मन हो फूट ले अपना। जब हम चाहें तो वो बर्स्ट होना चाहिए उसको। तो उसमें जो 2 टुकड़े हम बनाते हैं, उसके दोनों टुकड़ों का जो मास होता है वो क्रिटिकल मास से कम ही रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों टुकड़ों का मास क्रिटिकल मास से ज्यादा नहीं कर सकते, कम ही रखना पड़ेगा आपको। अर्थात परमाणु बम का जो साइज होगा ना, वो साइज निश्चित होगा। आप उस साइज से बड़ा उसको नहीं बना सकते। बड़ा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उस मटेरियल से ज्यादा मटेरियल हम यूज भी तो नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा बना ही क्या करिए, बहुत बड़ा, समझ रहे हैं आप? तो जितना हमें साइज यूज करना होता है, जितना मास यूज करना होता है,
एक निश्चित द्रव्यमान से, एक निश्चित साइज से ज्यादा हम उसको नहीं बना सकते। लेकिन हाइड्रोजन बम में ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप जितनी हाइड्रोजन रख दोगे उतनी हाइड्रोजन में एक बार संलयन स्टार्ट हो जाएगा, खत्म होके ही मानेगा, रुकेगा नहीं बीच में, वो बीच में रुकेगा नहीं फिर। इसलिए इसमें साइज का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप इतना बड़ा हाइड्रोजन बम बना लीजिए, ये कमरे भर के साइज का हाइड्रोजन बम बना लीजिए, जितना आप चाहते हो कि इतना विध्वंस हमको चाहिए उतना बड़ा बनाइए। देयर इज नो बाउंडेशन फॉर द साइज ऑफ हाइड्रोजन बम, कोई इसमें साइज का इश्यू नहीं है। देखो दूसरी चीज, दूसरा जो डिफरेंस आप देख सकते हैं वो ये भी होगा कि परमाणु बम जो होगा उसमें जो एनर्जी हमको मिलती है वो कम मिलेगी। कम का मतलब उसमें भी कम, हमने कह दिया ना, आप आकलन कम मत करिएगा उसका। कम मिलने का मतलब अगर परमाणु बम भी आप फोड़ेंगे ना तो आप देखा था सैकड़ों मील तक जीवन का चिन्ह खत्म हो जाता है। तो कम कह दिया मतलब हम तुलना में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन बम में ज्यादा विध्वंस होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और परमाणु बम में उसकी तुलना में एनर्जी कम निकलेगी। ठीक है। विखंडन बम का साइज एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते आप। विखंडन बम जिसको क्या बोला गया था, एटम बम, तो विखंडन बम का साइज एक सीमा से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें विखंडनीय पदार्थ को दो अलग अलग टुकड़ों में रखा जाता है तथा प्रत्येक टुकड़े का साइज क्रांतिक साइज से कम होता है, और दोनों टुकड़ों का साइज क्रांतिक साइज से कम होता है। परंतु हाइड्रोजन बम के साइज पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं रहता। हाइड्रोजन बम के साइज पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी बड़ा बनाओ कितना भी छोटा बनाओ। इसमें संलयित होने वाले पदार्थ को, संलयित होने वाला पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन की न्यूक्लियस। तो संलयित होने वाले पदार्थ को किसी भी मात्रा में ले सकते हैं आप। संलयित होने वाला जो पदार्थ है उसे किसी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं और ज्यादा ले सकते हैं। संलयन एक बार प्रारंभ होने के बाद किसी भी द्रव्यमान में फैल सकता है। मतलब अगर संलयन एक बार, जब तक प्रारंभ नहीं होता प्रॉब्लम तभी तक है। एक बार प्रारंभ हो गया फिर संलयन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार प्रारंभ हो गया तो फिर वो तभी रुकेगा जब चुन चुन के एक एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस संलयित नहीं हो जाता है। आप बीच में चाहें कि लाओ कुछ हम अड़ा देंगे, रोक देंगे, आप कर नहीं सकते हो उसको। जो कुछ अड़ाओगे वो चला जाए। प्रारंभ होने के बाद किसी भी द्रव्यमान में फैल सकता है। अतः संलयन बम विखंडन बम की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होता है। जो संलयन बम होता है वे विखंडन बम की तुलना में भी कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। इससे उससे मतलब इस बम को जब फोड़ते हैं तो एटम बम की तुलना में जो विध्वंस होता है उससे ज्यादा इसमें विध्वंस पैदा हो जाता है हाइड्रोजन बम में। समझ रहे हैं? इसलिए हाइड्रोजन बम बड़े होकर फोड़ना नहीं जल्दी। इन सब के हालांकि जब बनते हैं तो इनके परीक्षण किए जाते हैं और परीक्षण किए गए हैं, लेकिन इनके परीक्षण फिर ऐसी जगहों पर किए जाते हैं जहां से बहुत दूर तक कोई रहता ना हो, कुछ हो ना, वहां पे ना जीव जंतु रहते हो, कुछ ऐसा निवास ना हो किसी का, नुकसान ना हो किसी का। इसलिए वहां पर परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण भी छोटे से छोटे बम को बना के ही करते हैं ताकि बहुत बड़ा नुकसान भी ना हो इससे। हमें टेस्ट ही तो करना है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर उसी प्रिंसिपल पर हम बना बना के रख लेंगे बहुत सारे। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बम है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बम कहा जाता है। अब ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? और इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी का आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां शायद इसको हिंदी में कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्लास। और उस चैप्टर से, उस टॉपिक से जो लेसन आपका है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं बिल्कुल, ये तो पक्का है। इसलिए उसमें से हर एक चीज को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीजें आने लगें। ठीक है। तो फिजिक्स में आज इतना ही रख लेंगे, बाकी हम चीजें स्टडी करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।